जी वो सैटरडे को देने मंडे को देने, सैटरडे को देते जो सैटरडे को देना चाहे वो सैटरडे दे, संडे को फाइनल भी सैटरडे को बैठ के ठीक है ठीक है। नहीं मैच के सामने सवाल नहीं हुआ। अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही उसी में यकीन ही नहीं आ रहा था। क्या है सर मेरे ख्याल में आपके जज्बात से ना खेलूं। ये पेज नंबर बताइएगा सवाल का कौन सा पेज 159 निकालेगी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पेज नंबर 159 159 था जी सर। इसमें है बड़ा कोई सवाल डिस्कस करने वाला कोई चीज पहली रिक्वायरमेंट में नहीं आएगी, दूसरी में आएगी, दूसरी में आएगी, दूसरी में है ना यार, दूसरी में है ना। नहीं आपके क्या क्वेश्चन जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ईयर 1 में जी कितना 2.95 दी है ना 2.95 ही आएगी। एक मिनट देख सकते हैं स्ट्रेटजी, एक मिनट स्ट्रेटजी 2 में मेरा ख्याल उसने बताया कि फ्रॉम 110 नहीं आगे तो एक्सप्लेन भी हो गया ना, आगे सर में उसने एक्सप्लेन भी कर दिया ना, एवरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट व्हेन प्रोडक्शन इज फ्रॉम, तो मेरा ख्याल है फ्रॉम 110 से मेरा ख्याल नहीं पीछे एक्सेस जरूर है लेकिन आगे एक्सप्लेन कर रहा है ना 110 से 1,19,000 120 से, अच्छा 120 से फिर क्या होगा 120 पे होगा ना 2.9 नहीं 2.9 होगा फ्रॉम 120 से 2.9 हो जाएगा, फ्रॉम 110 से अगर 10999 होता तो वो फिर 3 तक रहना, 3 तक वहां तक रहना, तो फ्रॉम 1,10,000 से फिर शुरू होगी गेम सही। ठीक है मतलब करें एंजॉय सर, लेकिन इस एंजॉयमेंट में अपना टेस्ट मैच जेब में रखते हैं, हमारा मैच टेस्ट वाला है जी। कोई और मसला बाकी मशीन तो ली हुई है, कौन सा कह रहा था मशीन है मशीन वो मैंने आपसे कल भी कहा था शायद इसके आंसर में वो जरा सेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट हुई हुई, वो ईयर 0 अपने रखना, ईयर 0 उसने नीचे रख दी, पहले उसने प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी है, वो उसने ईयर 0 वाली जो फिगर थी वो उसने नीचे रख कर नेट किया। असल में बात क्या हुई थी वो जरा मेरे ख्याल फाइनल सुनना, एक था कि आप कंट्रीब्यूशन की प्रेजेंट वैल्यू है, तो कंट्रीब्यूशन की प्रेजेंट वैल्यू मीन सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो वो जो भी आई फिगर उसकी आपने प्रेजेंट वैल्यू ले ली। अगर वो कहे एनपीवी या आईआरआर, तो एनपीवी या आईआरआर में आपने पहले नेट कैश फ्लो तक पहुंचना, विच इंक्लूड ऑल रेडीमेड कैश फ्लो इंक्लूडिंग एसेट वर्किंग कैपिटल भी और रेजिडुअल वैल्यू भी टैक्स भी अगर है तो वो नेट कैश फ्लोस का मतलब ऑल रेडीमेड कैश फ्लोस, लेकिन कंट्रीब्यूशन की प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट की बेस पे, या इस तरह से मैक्सिमम कह लें इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज रिलेटेड टू वेरिएबल कॉस्ट सही। तो ये असल में ये रिडक्शन एक्सप्लेन करते हैं, वो रिडक्शन एक्सप्लेन हुई है ये स्ट्रेटेजी 2 की फिगर तो आपके सामने एक नजर देख लेंगे 110 पे ठीक है 2.95 ये अपना आंसर जरा रख लेंगे, एक मुझसे क्वेश्चन पूछा रहा ये जुनेद साहब ये ईयर 1 में ठीक है 110 की वजह से जी ईयर 2 में ठीक है, ये करवा दो जरा ये वेरिएबल कॉस्ट में से पूछी जा रही है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ईयर 2 में किस लेवल पे पहुंच गए 120 से 129 वाली रेंज में आ गए, तो जरा एक नजर दोबारा देखें। अब ईयर 3 में हम कहाँ पहुंचे नहीं ईयर 3 में कहाँ पहुंच गए 140 से 149 वाली रेंज में है, तो ये 130 से 139 वाली रेंज में 2.85 वाली बहस नहीं आई बीच में, वो आया नहीं बीच में,
130 से 139 वाली रेंज आई नहीं है, सही। तो ये फिर कौन सी रेंज में है? 140 टू 149,999 वाली रेंज में। तो देयरफॉर 2.85 की बजाय फिर 2.8 आ गया। ठीक है जुनेद साहब। तो असल में ये आना था 130 से 139 की रेंज में 2.85। तो उस रेंज में हम आई नहीं, उस रेंज में हमारी ये फिगर नहीं आ रही जुनेद साहब, ठीक है। अगला बताएंगे 150 से 159 वाली रेंज भी नहीं आई, जिसमें 2.75 होना था। कौन सी रेंज आई फिर? 160 से 169 वाली रेंज आई, जिसमें फिर 2.75 हो गए, सॉरी 2.7 हो गई। ये हर तकरीबन 10,000 यूनिट्स के बाद 0.05 का की रिडक्शन आ गई। फिर जब 192 आई फिगर, तो ये मेरा ख्याल है 170 से 179 वाली रेंज भी नहीं आई, जिसमें 2.65 होना था। 180 से 189 वाली रेंज भी नहीं आई, जिसमें 2.6 होना था। और सीधी पहुंची रेंज 190 से 199 वाली रेंज में, फिर 2.55 होना था। ठीक है जी सर। तो बीच में कुछ रेंजेस ऐसी हैं जो शायद आई नहीं, तो उन रेंजेस में जो रिडक्शन थी वो फिर एप्लीकेबल नहीं रही। जुने सब ठीक है प्लीज सर। जी कोई और इशू तो नहीं रहेगा? देन सर ये थोड़ी सी दो तीन बातें बस थ्योरेटिकली जरा आप देख लें, बाकी मेरा ख्याल फिर आप साथ साथ फिर आप प्रैक्टिस करिएगा। जी जी नहीं, वो तो अगर हमें नहीं पता तो फिर हम शायद ऐसे ही चलते जा रहे हैं, अनलेस हमें शायद इंडिकेशन हो। क्या ख्याल ये है किसी और जगह मसला? लेकिन इंक्रीमेंटल है वैसे, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। देख लें अगर किसी सवाल में लग रहा है अल्टरनेटिव। हाँ ठीक है, वो तो ठीक है आपकी बात नहीं, मैं वो तो कह रहा हूँ आपसे, लेकिन क्या अब इसमें डेप्रिसिएशन है ही नहीं है? मेरा ख्याल हमने किसी क्वेश्चन में अज्यूम नहीं किया मेरा ख्याल। नहीं वो तो खैर एक अलग इशू है, लेकिन मेरा ख्याल हमने कभी ऐसे अज्यूम नहीं किया अनलेस हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है। मेरा ख्याल है ये, अगर आप नहीं, अगर आपको कोई अदरवाइज जहन में आता है तो बताएं। मेरा ख्याल है हमने कभी भी इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट में बाय डिफॉल्ट डेप्रिसिएशन अज्यूम नहीं की अनलेस इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है ना, चलें। जी जी नेट कैश फ्लो, एनपीवी और आईआरआर में कोई फर्क नहीं है, सवाए इसके कि नेट कैश फ्लो तक सेम है। आगे रेट होगा तो एनपीवी है, और अगर रेट अपना निकालना है तो आईआरआर है। नेट कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स तक कोई चेंज नहीं। प्रेजेंट वैल्यू के वक्त आपने डिसीजन लेना है कि आप गिवन रेट यूज कर रहे हैं तो एनपीवी है, और अगर अपना रेट निकालना शुरू हो गए रेट एंड ट्रायल मेथड से तो फिर वो आईआरआर। चले चलिए जरा पेज नंबर 18 पे पेज नंबर 18 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। 18 सिर्फ 18। हमारा तरीका इनका ये, इन क्वेश्चंस का, तो इनकी प्रैक्टिस की जाए, बगैर हवा में नहीं, सवाल पे किए जाए तो सवाल इंशाल्लाह आपके सामने आते रहने आने चाहिए। देख लें कहने में क्या है। जी इसलिए सॉरी मैंने समझा नहीं, वो तो नहीं है मेरा सिलेबस में। कुछ चीजें फाइनल में भी हैं। ये सारी पेज नंबर 18 पे एडवांटेजेस ऑफ एंड डिसएडवांटेज ऑफ आईआरआर और एनपीवी लिखा, बल्कि सॉरी इससे पिछला पेज भी है शायद। एक मिनट, इससे पीछे भी एक पेज है, पेज नंबर 13 पे।
अब इसमें काफी सारे लिखे होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई बी पार्ट छोटा सा ये बन सकता है कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। तो कम से कम हर एक में दो दो तीन तीन आसान आसान से ढूंढ के जरा ऐसे टिक लगा लें जो बाद में पढ़ के कुछ जहन में रह सके। जी कौन सा पेज आ गया, सॉरी? 13 है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनपीवी लिखा हुआ है। पहला पढ़े, एडवांटेजेस के हेडिंग। NPV takes account of the timing of cash flows by calculating the present value of each cash flow at the investor's cost of capital। असल में ये वाला जो एडवांटेज है ये प्रॉफिट के साथ, प्रॉफिट की बेस पे अगर एनालिसिस किया जाए, असल में आपको पता है ये सारा एनालिसिस कैश फ्लोज की बेस पे हुआ है, और सर ऐसे ही हुआ है सर, फिर उनकी प्रेजेंट वैल्यू ली गई है। ये भी तो तरीका हो सकता था कि रादर देन हम कैश फ्लोज फ्यूचर के प्रॉफिट की बेस पे वर्किंग करते हैं बेस्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, तो ये भी तो पॉसिबल था। नहीं मतलब रादर देन कि हम कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज की बात करते हैं, हम इनकम्स और एक्सपेंसेस ऑफ फ्यूचर की बात भी तो कर सकते हैं। तो उससे कंपैरिजन करके तौर पे एक एडवांटेज बता रहा है। असल में कैश फ्लो से आपको ये पता चलेगा कि आपकी पॉकेट में एक्स्ट्रा कितने पैसे आ जाएंगे अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो, और आपकी पॉकेट से कितने एक्स्ट्रा निकल सकते हैं अगर एनपीवी नेगेटिव है। प्रॉफिट अक्रूवल बेसिस पर जो होता है वो जरूरी नहीं कैश के बराबर हो। प्रॉफिट और कैश सेम होता है, प्रॉफिट अक्रूवल बेसिस पे होता है ना। मसलन सेल अर्न होगी, पैसे नहीं आए, एक्सपेंसेस हो गए, पैसे नहीं गए, तो ठीक है प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन जरूरी नहीं कि जितना प्रॉफिट हुआ उतना आपने कैश भी कमा लिया हो। तो एनपीवी का फायदा ये है कि आपको इस एनालिसिस ये पता चलेगा कि अगर मैं ये इन्वेस्टमेंट करूंगा तो आज की टर्म्स में, फ्यूचर में जो भी कुछ होगा आज की टर्म्स में मेरी पॉकेट में कितना एक्स्ट्रा कैश आ जाएगा अगर पॉजिटिव आंसर है। पॉजिटिव का मीनिंग वैसे क्या होता है? एनपीवी का पॉजिटिव है तो उसका मीनिंग क्या है? इनफ्लोज ज्यादा, इनफ्लोज ज्यादा होंगे तो पॉजिटिव होगा। तो इनफ्लोज की पॉजिटिव अगर वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब इतने एक्स्ट्रा पैसे आप कमा लेंगे, कैश इतना कमा लेंगे। और अगर नेगेटिव एनपीवी है तो इसका मतलब इतने एक्स्ट्रा पैसे आपकी जेब से निकल जाएंगे। तो पैसों का हिसाब पता चल जाता है कि पैसे कितने आने और पैसे कितने जाने। देयरफॉर प्रेफरेबल है कि प्रॉफिट्स की बजाय कैश फ्लोज का बेस बनाया जाए। तो ये प्रॉफिट्स के एंगल से एक एडवांटेज उसने बताया। अब जरा दोबारा पढ़ें। इन्वेस्टर को कंसर्न ही पैसों से हो, लेकिन प्रॉफिट भी पैसे ही, ये भी अब ध्यान में ना कि प्रॉफिट पैसे नहीं होते, लेकिन उनमें कई चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनके पैसे भी या तो फ्यूचर में आने या फ्यूचर में जाने, तो वो जरूरी नहीं कि एज इट इज उस प्रोजेक्ट के अंदर अंदर आ जाए। इसलिए बल्कि अगर आपको याद आ जाए तो बीच में हम जो रिसीवेबल और पेबल्स की बात आई थी उनको भी हम रियलाइज कर लेते हैं और पे कर ही देते हैं ताकि वो पैसे भी बीच में इकट्ठे हो रहे, हालांकि हो सकता है वो आने बाद में ही हो। तो अगर रिसीवेबल और पेबल्स बचे भी हों तो उनको इवन देन हम इस प्रोजेक्ट के अंदर अंदर इसलिए इनफ्लो या आउटफ्लो बना लेते हैं ताकि हमारी फाइनल जो फिगर आ रही है वो क्लोज टू दैट कैश आ जाए जो हम इस प्रोजेक्ट से अर्न कर सकते हैं। ठीक, तो पहला लिखा है, दोबारा पढ़ लेना। एनपीवी टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ टाइम वैल्यू मनी by calculating the present value for each cash flow at the investors। ठीक है, तो हमारा अभी एक दो पढ़ लें ऐसे ही, बाद में उसमें डिसाइड कर लेते हैं इसमें कोई याद करने वाला भी है नहीं। सेकंड पढ़े सर, डीसीएफ क्या है जी? अच्छा, ये दोनों में एडवांटेज नजर आएगा आपको। डिस्काउंटेड कैश फ्लो ही टेक्निक की दो मेथड्स हैं, एनपीवी और आईआरआर। तो ये वो है शायद बात जो मैं भी कर रहा हूँ कि क्योंकि ये कैश फ्लोज की बेस पे तो प्रॉफिट से बेहतर है। चलो आगे। थर्ड तो उसने ऐसी बना ली है दीदी, वो आसान आसान निकल आएंगे। थर्ड तो उसने ऐसी बना ली है, इट इवैल्यूएट्स ऑल कैश फ्लोज फॉर द प्रोजेक्ट। अच्छा, ये भी तो सारी कैश फ्लोज आती हैं वैसे? नहीं, एनपीवी में सारी आ जाती हैं और आईआरआर में भी सारी आ जाती हैं। ये सारी का मतलब सारी रेलिवेंट। नंबर 4, ये जरा मसला कंपैरेटिवली अच्छा था। इट गिव्स अ सिंगल फिगर, the NPV which can be used to assess the value of the investment product. The NPV of the project is the amount by which the product should add to the value of the company in terms of today's value। इस एनपीवी के अमाउंट से ये पता चल जाएगा कि हमारी इस कंपनी ने अगर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उस नए प्रोडक्ट की वजह से हमारे बिजनेस की वैल्यू में कितना इजाफा हो जाएगा, अज्यूमिंग पॉजिटिव अगर एनपीवी है और अज्यूमिंग अगर नेगेटिव एनपीवी है।
और ठीक है नेगेटिव एनपीवी है तो फिर ये पता चलेगा कि हमारी कंपनी की वैल्यू में कितनी कमी आ जानी, और ऑब्वियसली फिर आप वो प्रोजेक्ट नहीं एक्सेप्ट करेंगे जिसमें एनपीवी नेगेटिव है। ठीक है, अब ये जो उसने कहा ना गिव्स अ सिंगल फिगर, ये पता वैसे आपको एंड में एक आंसर आ जाएगा, इसका असल में एक कंपैरिजन कर रहा है साथ आईआरआर से, तो इसको वहां जाकर जरा लिंक करेंगे, फिर ये भी डिसाइड करेंगे कि आईआरआर मेथड ज्यादा बेहतर है इन्वेस्टर के लिए या एनपीवी। इन्वेस्टर के लिए हमें तो पता है ना दोनों में डिसीजन कैसे होना, लेकिन किसी इन्वेस्टर को समझाना आईआरआर आसान है या एनपीवी आसान है, ये भी नहीं, ये भी अभी बात करेंगे, अभी करते हैं। NPV method provides a decision rule which is consistent with the objective of the maximization of the shareholders wealth. बिजनेस करने का मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाने का मकसद क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, शेयर होल्डर्स की ओनर्स की वेल्थ में इजाफा हो। तो कहते हैं इन थियरी कंपनी ought to increase in value by the NPV of an investment project assuming NPV is positive, वही चीज रिपीट हो रही है। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा कि इतने पैसों से कंपनी के शेयर होल्डर्स की वेल्थ में इजाफा हो गया। अब इसमें कुछ चीजें मिलती जुलती महसूस होंगी आपको, तो एक तो नंबर 2 टिक लगाना, टिक लगाने का मतलब अब क्या है, इस पर नजर पड़नी चाहिए। नंबर 4 भी कोशिश की जा सकती है और नंबर 3 भी करना, ठीक है, तो 3 काफी है, मतलब ये तो नहीं एक्सपेक्टेड कि 50 नंबर का सवाल होगा, हमारे नसीब हाथ में। यू शुड बी इन अ पोजीशन टू राइट समथिंग, ये महसूस ना हो कि आपने देखा नहीं। डिसएडवांटेजेस में the time value, the money and the present value are concepts that are not easily understood. ये अब नॉन अकाउंटेंट्स के एंगल से जाए, मसलन होपफुली आपको तो कुछ समझ आ गई इस बात की कि ये टाइम वैल्यू मनी क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, लेकिन अब पैसे जो हैं वो जरूरी नहीं कि किसी अकाउंटेंट के पास ही हो, इन्वेस्टर होता है वो भी अकाउंटेंट ही होता है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, पैसे अलहमदुलिल्लाह उसके पास है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्या आप उसे समझा लेंगे कि आपने ये क्या एनालिसिस की है, कोशिश तो पूरी करेंगे, लेकिन उसको भी वैसे ही महसूस होगा जिस तरह आपको उसके ऑपरेशंस के बारे में महसूस होता है, ये क्या कर रहा है, वो भी यही कहेगा। कोशिश तो हम कर लेंगे लेकिन आसान नहीं, ठीक है, यह है आसान है मुश्किल है सर, बहरहाल वो अगर बुक वाला कह रहा है तो इतना तो माना जा सकता है, कितना आसान है, मुश्किल भी नहीं कह रहा हूँ, नॉट इजीली अंडरस्टूड। देयर माइट बी सम अनसर्टेनिटी अबाउट व्हाट द, हाँ जी ये भी जरा ढूंढना। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंट रेट इस्तेमाल होता है कहीं एनपीवी में, अब ये इंटरेस्ट रेट होता है, अब इंटरेस्ट रेट भी कभी अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो बैंकों के भी डिफरेंट होता है, तो कौन से बैंक का लें, नहीं फिर वो भी एक मसला है, फिर वो डेफिनेटली एवरेज होता है और वो सब कुछ होता है, अभी आगे भी आएगा आपको पता चलेगा ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कैसे होता है, तो इसमें भी बहुत सी अनसर्टेनिटीज है। अगर आप रियल लाइफ में करेंगे, एग्जाम में तो आपको कोई मसला नहीं, एग्जामिनर दे देता है, लेकिन रियल लाइफ में ये कैसे कैलकुलेट होता है वो आपका एक टॉपिक भी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत सी अनसर्टेनिटीज हैं, अजम्पशंस हैं, तो अजम्पशंस की बेस पे होता है, तो ये भी हम ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा कोई एग्जैक्ट डिस्काउंट रेट है, बैंकों के भी अपने अपने इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, उनके प्रॉफिट्स डिफरेंट होते हैं, याद है पिछली क्वेश्चन मनी रेट में क्या क्या होता है, तो प्रॉफिट बैंकों के प्रॉफिट रेट्स डिफरेंट होने की वजह से इन्फ्लेशन अगर कांस्टेंट भी हो तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंट हो सकता है, तो इसमें भी अनसर्टेनिटी है। अब ये डिसएडवांटेजेस की तरफ चला गया, तो आपने अपनी वर्किंग तो कर ली, आपकी वर्किंग में पॉजिटिव आंसर भी आ गया, लेकिन क्या ये वाकई सही पॉजिटिव आंसर है, ये भी बेस्ड ऑन अजम्पशन। आप बैंक से लोन लेते हैं, किस कौन सा बंदा जाके स्टेट बैंक से लोन लेता है, नंबर 4, sorry number 3, it does not take into account the risk and uncertainty of the estimates and scarcity of resources. लिमिटिंग फैक्टर का वर्ड याद, तो पहले एक वर्ड लिखना होगा। असल में ये जो हम एस्टिमेट्स करते हैं, बल्कि इवन ये इन्फ्लेशन का जो इन्फ्लेशन है कि हर साल 5% होगी, तो ये भी सही है, ये फ्यूचर का है, तो हर साल 5% होगी, 4% होगी, 7% होगी, टैक्स रेट नहीं, टैक्स रेट तो नॉर्मली चले अराउंड सही होते हैं, वो भी वैसे सही है, अगले साल में डिफरेंट हो सकता है टैक्स रेट,
तो ये जो हम फिगर्स यूज करते हैं, इन फिगर्स में डिफरेंस आ सकता है एक्चुअली। तो एक और टेक्निक असल में होती है, जिस टेक्निक की तरफ ये इशारा कर रहा है वो आपके सिलेबस में नहीं है, जिसमें फिर ये भी चेक किया जाता है कि ये जो हमारी एनपीवी है इसमें कितना डिफरेंस फ्यूचर में आना एक्सपेक्टेड है। तो एक वो भी एक टेक्निक होती है, उससे फिर आपको ये भी पता, सेंसिटिविटी एनालिसिस, शुक्र है मेरे विजन बढ़ आ गया। तो उसमें ये देखा जाता है कि जो आप प्रेजेंट वैल्यूज की बेस पर डिसीजन ले रहे हैं, इसमें चेंज आने के कितना कितना चेंज आ सकता है किस किस वेरिएबल के बदलने से। इन्फ्लेशन भी है, बीच में डिस्काउंट रेट भी है, जिसमें सेल्स की वेरिएशन हो सकती है, एक्सपेंसेस की वेरिएशन हो सकती है, तो वो अलग अलग फिर कैलकुलेट होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो अब ये जो हमने एनपीवी एज इट इज कर लिया, तो इसमें रिस्क एंड अनसर्टेनिटी सब जो है हमने लेनी है, लेकिन फिर वो भी एक टेक्निक होती है, वो भी कर लेनी चाहिए ताकि आप जरा और क्लोज टू अप्रोक्सीमेट पहुंच सके। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये पढ़ते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बस अपने आपको एक हौसला देने वाली बात ही है। फ्यूचर में क्या होना है आपको बिस्मिल्लाह पढ़ के इंशाल्लाह कह के इन्वेस्टमेंट करनी पड़नी है। अगले साल क्या वाकई हालात ऐसे होंगे, क्या वाकई ग्रोथ आएगी। अब ये जो स्ट्रेटेजी 1-2 आपने कल की है उसमें हर साल 5% इजाफा होगा और वेरिएबल कॉस्ट में डिक्रीज आ जाएगा, ये सब फ्यूचर के एस्टिमेट्स हैं, ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। तो इन लिमिटेशंस को भी जहन में रखना चाहिए बिफोर कि आप किसी को फाइनल एडवाइस दें कि आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। हम कह तो देंगे कि पॉजिटिव एनपीवी है तो आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा कमा रहा है ये प्रोजेक्ट, लेकिन ये कमा लिया है, इसने कमाना है, तो कब कमाना है। तो फ्यूचर का तो अगले मिनट का नहीं पता होता, हम अगले सालों की बहस छेड़ बैठे। स्टेबल कौन सी कंपनी है, कौन सा मुल्क स्टेबल है। कम से कम कह नहीं पड़ना, कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है। पाकिस्तान हाईली स्टेबल है सर, अल्लाह माफ करे। जब से मैं इस दुनिया में, मैंने पाकिस्तान को कभी हिलते नहीं देखा। जहां गुलबर्ग था बचपन से वहीं पे है, पिछले 5 साल से मैं जहां आ रहा हूँ ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है मुल्क हमारा। पाकिस्तान में तो खासतौर में कोई इशू नहीं, स्टेबल मुल्क है। लेकिन इवन देन खुदा ना खासा हालात बुरे हो जाए, नहीं मतलब इकोनॉमी मीन्स फॉर एग्जांपल खुदा ना खासा कोई ज़ल्ज़ला आ जाए, सैलाब आ, इससे किस चीज की बात हो रही है और किस चीज की बात हो रही है। आपने फैक्ट्री लगा ली है, खुदा ना खासा मतलब इंश्योर्ड भी थी फिर भी, तो वो तो नहीं ना, मतलब खुदा ना खासा नहीं, टेरिस यहाँ कहाँ से आ गई, पता नहीं किन मुल्कों के बारे में पढ़ते रहते हैं। लेकिन नेचुरल डिजास्टर्स की बात होगी और तो कोई मसला नहीं। तो वो डेफिनेटली दुनिया रब का निजाम है, वो हो सकता है प्लस। नंबर 4, it fails to relate the return of the project to the size of cash flow, cash outflow, outlay means है यहाँ outflow। जैसे में कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं उधर जाके फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ आईआरआर में जाके। कुछ चीज ऐसी हैं जो अब वो लिंक कर रहा है एनपीवी को आईआरआर से, और शायद जो इधर डिसएडवांटेजेस होंगे वो उधर एडवांटेजेस होंगे। मसलन शायद इस आखिरी लाइन में वो कहना ये चाहता है, अगर फॉर एग्जांपल किसी डॉक्टर को आप ये बताएं कि आपका ये प्रोजेक्ट 15% कमा रहा है एज कंपेयर्ड कि आप उसे एनपीवी समझाना शुरू हो रहे हैं, तो शायद वो ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कंपैरेटिवली स्पीकिंग कि मेरा प्रोडक्ट 15% कमा रहा है, 18% कमा रहा है, 20% कमा रहा है। कुछ परसेंटेज से फिर भी इंसान जो नॉन अकाउंटेंट है शायद कंपैरेटिवली जरा यूज्ड टू होते हैं, रादर देन कि हम ये बताएं कि हमने क्या करके क्या निकाला है और देयरफॉर इतना आपका कैश में इजाफा हो जाएगा, ये कंपैरेटिवली समझाना जरा मुश्किल है। तो वो असल में ये आईआरआर के एंगल से कह रहा है। आईआरआर क्या करता है, जो आपका कैश फ्लोज होते हैं उसको रिटर्न के साथ रिलेट कर देता है, और एनपीवी में एक अमाउंट तो आ रही है जिसमें हम ये कह रहे होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 20% डिस्काउंटिंग की है तो आप फाइनली क्या कहेंगे, पॉजिटिव का आंसर है कि प्रोडक्ट इज जनरेटिंग मोर देन 20%। तो ये मोर देन 20% है, ये कितना है वो जरा कहाँ ज्यादा बेहतर पता चलता है, तो फिर आईआरआर में पता चलता है। तो इसको जरा लिंक कर लेते हैं साथ आईआरआर के, फिर जरा दोबारा आ जाता है। वैसे इसमें एक दो कम से कम देख लें पहला, और आखिरी इसकी बजाय मेरे ख्याल सेकंड चीज है अनसर्टेनिटीज। देयर मे बी अनसर्टेनिटीज अबाउट द अप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दो काफी है, दो काफी है, दो तीन, दो बस तीसरा चौथा भी वरना फिर हो सकता है। तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैं रियलिस्टिक होकर आप लोगों को बता रहा हूँ, जो आप एक नजर अगर इसका देख लेंगे तो शायद गुजारे लायक हो जाएगा। बाकी आपसे ये एक्सपेक्ट करना कि आप ये सारा रटा लगा के पेपर में जाएंगे, ये शायद से आपकी
ये पेज नंबर 1 मिनट 18 पर साथ रखें। जर्नलिस्ट प्लीज साथ है। सॉरी आपको जरा बोर कर रहा हूँ आज, लेकिन ये बोरियत कहीं पेपर में खुदा ना खास्ता उधर ज्यादा ही ना बोर कर दे। जी सर, ये आगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ IRR। अब इसको पढ़ते हुए कुछ ना कुछ रिलेट रखिएगा एनपीवी में जो पढ़ा है। पहला पढ़े, पहला तो सर वही है जो उधर एडवांटेज था वही इधर है, साथ साथ देख लेना। डीसीएफ अप्रेजल अप्रोच, डीसीएफ क्या है? तो ये भी इसका भी प्रॉफिट के साथ कंपैरिजन कर रहा है कि ये भी कैश फ्लोज की बेस पे है, प्रॉफिट की बेस पे नहीं है, तो ये इसका फायदा है एज कम्पेयर टू प्रॉफिट। दूसरा भी साथ ही उसने कहा कि एनपीवी की तरह ये भी टाइम वैल्यू मनी को रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट थर्ड जो है इसको तो अंडरलाइन करना है, ये उधर जो डिसएडवांटेज था इधर एडवांटेज बना रहा है। वो कहता है इजी, इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड। अब डेफिनेटली ये नहीं वो कह रहा है कि ये आसान है, कंपैरेटिवली है आसान, किसके लिए? लेकिन अच्छा अकाउंटेंट्स के लिए नहीं बात हो रही है, अकाउंटेंट्स के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही इजी टू अंडरस्टैंड है। एक नॉन अकाउंटेंट का एंगल से किसको समझाना कंपैरेटिवली मुश्किल है एज कंपेयर्ड विद व्हाट? एज अ परसेंटेज रिटर्न। मतलब IRR इज कंपैरेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड, ये इसके एडवांटेजेस में है। और उधर यही ढूंढना जरा, उधर कहाँ था इधर कहाँ है? तो इसमें नंबर 4 भी है, फॉर एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन ऑन इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स IRR मेथड विल रीच द सेम डिसीजन एज अ, मतलब अगर फॉर एग्जांपल एनपीवी में पॉजिटिव एनपीवी है तो आपका डिसीजन क्या होता है? एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। और अगर फॉर एग्जांपल आप कंसिडरेशन सुनिएगा, अगर फॉर एग्जांपल आपका IRR किससे ज्यादा हो तो फिर एक्सेप्ट द प्रोडक्ट होता है। तो अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से एनपीवी पॉजिटिव है तो एनपीवी में भी आप डिसीजन क्या लेंगे? एक्सेप्ट द प्रोडक्ट। और अगर IRR आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है तो तब आप डिसीजन। तो इसमें बहरहाल पहला दूसरा तीसरा मेरा ख्याल सफिशिएंट है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस में कोई एक दो कोशिश करनी है ढूंढ के। पहला पढ़े, इट इज अ रिलेटिव मेजर। अब ये उसने डिसएडवांटेज बना दिए। एनपीवी में एक अमाउंट आ जाती है, ढूंढे जरा उधर, वो जो उसने लिखा ना सिंगल अमाउंट, उस अमाउंट से ये पता चल जाता है कि आपकी पॉकेट में कितने एक्स्ट्रा पैसे आने हैं। अब अगर मैं आपको कहूँगा आपके प्रोजेक्ट ने 20% कमाना है तो यहाँ क्या नहीं पता चला कि अमाउंट कितनी आनी, यहाँ ये तो पता चल गया कि कितने % रिटर्न कमाना है, लेकिन अमाउंट का नहीं पता चला। वहां क्या पता चल गया था? वहां अमाउंट पता चल गई थी और क्या नहीं पता चला था? तो वो एब्सोल्यूट अमाउंट बताता है। वापस यहाँ पेज 30, एब्सोल्यूट अमाउंट बताता है सर। तो वो उसका एडवांटेज था। और वही अगर हम देखें इधर आके तो इट इज अ रिलेटिव मेजर, इसमें एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं आती। मेजर किस में आती है? परसेंटेज में मेजर करता है ये IRR मेथड, किस में नहीं करता? सही है, बस इस पर सेंटेंस अंडरलाइन करना बस। सेकंड में आता, बल्कि थर्ड बस करना मेरा ख्याल, बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाना। अनलाइक एनपीवी मेथड, IRR does not indicate by how much investment project should, ये तो समझ आता है ना। एनपीवी मेथड क्या बताता है? कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट आपकी जेब में आ जाएगी या कितनी एक्स्ट्रा खुदा ना खासा अमाउंट आपकी जेब से निकल जाएगी। IRR मेथड ये बताने की बस क्या बताता है कि कितने % आपका प्रोजेक्ट रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो प्लीज मेरा ख्याल है इतना सफिशिएंट है। कितना कितना हो गया ऊपर पॉइंट? एडवांटेजेस में कौन कौन से हुए और डिसएडवांटेजेस में पहला तीसरा ठीक है। फाइनल एक समरी पे आ जाए नेक्स्ट पेज। मतलब मीन्स उसे कभी भी अगर रिवीजन करें जो डेफिनेटली आप कर रहे होंगे तो रास्ते में एक मिनट कम से कम इन पॉइंट्स पे गुजर के आगे जाना। सही है, टाइम कंज्यूमिंग रहने दें। असल में ये शायद असल में अगर टाइम कंज्यूमिंग कहेंगे तो इसका फिर मीनिंग क्या होगा? इसका कोई मतलब ऑल्टरनेट तो है नहीं। तो ये तो असल में ये जो इजी टू अंडरस्टैंड नॉट इजी टू अंडरस्टैंड है, ये अकाउंटेंट्स के एंगल से बात नहीं है, ये नॉन अकाउंटेंट्स के एंगल से बात नहीं कि मतलब हम किन को असल में आपने वर्किंग तो कर ली है लेकिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे,
आपने, आपको किसी ने कहा है कि मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं या ना करूं, या आपकी कंपनी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रही है, तो अब कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं अगर वो नॉन अकाउंटेंट्स होंगे तो उनको आप क्या समझा सकेंगे क्या नहीं समझा सकेंगे इस एंगल से। अगर हम ये कहेंगे हमारे लिए मुश्किल है तो मेरे ख्याल है ये थोड़ा सा अजीब सवाल है। हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, उनके लिए डेफिनेटली इसकी मुश्किल उन्होंने पढ़ा नहीं है, और आपने आपके लिए इसलिए इजी कि आपने पढ़ लिया। चलिए अब फाइनल इसकी समरी है। हमने ये देखा है कि आईआरआर और एनपीवी दोनों के कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस निकल आए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर करें क्या। तो की पॉइंट्स टू नोट। नंबर 1, पहले तो वो कहता है जी ऑफन इक्वली एज गुड है जी, एनपीवी यूज करें या आईआरआर यूज करें, कोई इशू नहीं। ठीक है, दोनों की पॉजिटिविटीज भी हैं और लिमिटेशंस भी हैं। सही है सर? However, NPV has two advantages over IRR. NPV method indicate, अब बात वही आनी है, NPV method indicate that the investment should add or the value that it will destroy. समझ आता? ये इसका एक एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज क्या है? बता दें यार क्या हो। एनपीवी बता देगी कितने अमाउंट में वैल्यू में इजाफा होना है या कमी होना है। पहला इसका फायदा तो ये है। दूसरा, when there are two or more mutually exclusive projects, इस वर्ड को अंडरलाइन करें, mutually exclusive projects, the NPV will always identify the project that should be selected. This is the project that will provide the highest value. अब mutually exclusive project का मीनिंग लिखना पड़ा ये mutually exclusive projects इस कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग होगा if both projects, या both की बजाय सॉरी बोथ से वैसे सिर्फ 2 होंगे, लेकिन अगर 2 से भी ज्यादा है, if more than one projects can be selected, if more than one project can be selected, इसका मीनिंग बता रहा हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, मोर देन वन प्रोजेक्ट कैन बी एक्सेप्टेड का मतलब more than one project, if more than one projects can be accepted। इसका जरा मीनिंग समझने के लिए जो बात मैंने किया था पेज नंबर 18 पे आ गया। पेज नंबर 18 के एंड पे एक छोटी सी एग्जांपल स्टार्ट होकर 19 पे आ गई। प्रोजेक्ट 1 में अगर आउटफ्लो किया जाए 1 मिलियन, तो रिटर्न है बस एक ही साल 1200, ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है सर? अब माशाल्लाह आप काफी यहाँ तक पढ़ चुके हैं, यहाँ बस एक ही ए फिगर। आप बता सकते हैं कितना रेट है इसका? आसान है यार, बिल्कुल 1000-1200 हो जाएगा यार, 20% इसका रेट है, 1000-1200 हो जाएगा एक साल बाद। तो नीचे नेक्स्ट पेज में साथी है आईआरआर इसका 20% लिखा हुआ। ठीक है सर? प्रोजेक्ट 2 पे है, प्रोजेक्ट 2 में 10,000 नेगेटिव है वापिस पिछले पेज पे, और फिर 3 सालों की फिगर लिखी हुई है। अब डेफिनेटली अगर इसे सॉल्व करना होगा तो वर्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन फिगर लिखी हुई है, असल में फिगर शायद सॉल्व करना इशू नहीं है इस वक्त। 18% रेट आ रहा। ये क्या कैलकुलेट हुआ है दोनों केसेस में? आईआरआर। नीचे एक वर्किंग हुई है, अब पेज नंबर 19 पे आप एनपीवी की किस रेट पे, ये 15% यहाँ क्या होगा? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये लिख लें 15%। जी यहाँ तक जो मैंने बातें की हैं, लेट मी रिपीट। प्रोजेक्ट 1 में आईआरआर क्या है? और सर जी प्लीज बता दें यार। प्रोजेक्ट 2 का आईआरआर कैलकुलेट होके क्या बताया हुआ है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है?
15% को पहले ऊपर देखें 20 और 18 के साथ, क्या दोनों प्रोजेक्ट्स का रेट ऑफ रिटर्न, दोनों प्रोजेक्ट्स का IRR रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है? तो बताएं प्रोजेक्ट 1 सेलेक्ट करें या 2? ठीक है ठीक है ठीक है, सही कहा है, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, और फिलहाल रेट कहाँ ज्यादा नजर आ रहा है? 1 में ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन रेट शायद धोखा दे रहा है, नीचे वाली लाइन में है। नहीं वो इशू नहीं है शायद। NPV जब कैलकुलेट की गई है 15% रेट पे, तो NPV प्रोजेक्ट 1 की आई है 43 पॉजिटिव और प्रोजेक्ट 2 की आई है 503 पॉजिटिव। किस रेट से? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सही, बेस्ड ऑन NPV बताएं दोनों प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है? बेस्ड ऑन IRR भी दोनों एक्सेप्टेबल है, बेस्ड ऑन NPV भी दोनों एक्सेप्टेबल है। वो क्यों? IRR भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है और NPV दोनों केसेस में पॉजिटिव है। ये प्रोजेक्ट्स कहलाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पहले वर्ड फाइनल करना, बाकी ये पढ़ा क्यों है इसमें पता क्या चला है वो मैं बताता हूँ। पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने क्या बताया था? बता दें यार, क्या हो गया, पूछ ही बैठा हूँ यार। तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, ऐसे ही है। अब अगर तो पैसे हो तो दोनों एक्सेप्ट कर लें, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम दोनों प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर सकते, हमें बस कोई एक चूज करना है, तो आप बताएं कौन सा चूज करें? नहीं मतलब आप जो सिनेरियो वो समझ गए। अगर आपके पास फंड्स हैं तो प्रोजेक्ट 1 भी स्टार्ट करें, प्रोजेक्ट 2 भी स्टार्ट करें, दोनों फीजिबल हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना चाहते हैं तो बताएं आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे? एक मिनट लगा लें, एक मिनट लगा लें, एक मिनट लगा लें, एक मिनट लगा लें। असल में अब रेट क्या बता रहा है? 20%। मतलब रेट कैसे देखें तो प्रोजेक्ट 1 का रेट क्या बता रहा है? 20% ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोजेक्ट 2। ऐसी है ना, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रोजेक्ट 1 का। तो क्या प्रोजेक्ट 1 स्टार्ट करना? प्रोजेक्ट 1 अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी जेब में आज के मुताबिक एक्स्ट्रा अमाउंट 43 ऐड हो, और अगर आप प्रोजेक्ट 2 स्टार्ट करेंगे तो आज के मुताबिक आपकी पॉकेट में 503 रुपए ऐड होंगे। ये दोनों आज की फिगर है। तो बताएं कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करें? वो 1 परसेंटेज में तो ज्यादा है, लेकिन आपको कंसर्न रुपयों से होगा। हाँ डेफिनेटली ये भी है, ऊपर जरा देखें, यकीनन पैसे तो ज्यादा इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं, वो अपनी जगह बात है। लेकिन अगर ये दोनों एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10,000 है ही नहीं, तो वो बहस ही नहीं हो सकती थोड़ी, वो तो हम कर ही नहीं सकते। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? वो दोनों एक्सेप्टेबल है और हम कर सकते हैं, और लेकिन दोनों हम करना नहीं चाहते। तो अगर हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन अगर आप कोई एक करना चाहते हैं तो उस केस में आपको NPV से ज्यादा सही आंसर पता चले। ये असल में नीचे एक इसके सेकंड एडवांटेज के तौर पे बता रहा है। अब एक मिनट जरा पढ़ते हैं दोबारा, फिर आके इन फिगर से हेल्प लेते हैं। ये इस वक्त प्लीज हम पॉइंट नंबर 2 पढ़ क्या रहे थे? NPV हैज 2 एडवांटेजेस ओवर व्हाट? ये तो बता दें यार, उसमें सेकंड पढ़ रहे थे। आइए जरा पूरी फिगर्स के साथ जरा हिम्मत थोड़ी सी। When there are 2 or more mutually exclusive projects, अब mutually exclusive clear है भाई? The NPV will always identify the project that should be selected. और ये कौन सा प्रोजेक्ट होगा जो सिलेक्ट होगा? जिसमें हायर NPV। अब हायर NPV को हम प्रेफर क्यों कर रहे हैं? तो रिटर्न भी तो ज्यादा उधर ही है, वो परसेंटेज में ज्यादा है। किस केस में अमाउंट ज्यादा है? तो यू विल प्रेफर परसेंटेज ज्यादा या यू विल प्रेफर द अमाउंट ज्यादा? तो अगर परसेंटेज ज्यादा लेकिन अमाउंट कम है, तो डेफिनेटली दैट प्रोजेक्ट इज नॉट as good as that project
जिसमें अमाउंट ज्यादा मिल रही है, अगर परसेंटेज कम दिया तो क्लियर है प्लीज। तो इस केस में ज्यादा बेहतर डिसीजन की तरफ हम बाय यूजिंग IRR जा रहे हैं या बाय यूजिंग NPV जा रहे हैं। पहला पॉइंट दोबारा देख लें, दोनों एज गुड एज ओके है, तो गलत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हो तो आप फिर किसकी तरफ अगर जाएं तो बेहतर है। NPV आपको ज्यादा सही डिसीजन तक लेके जाएगी कि किस प्रोजेक्ट उसमें से किस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लें और किस प्रोजेक्ट को फिर इसलिए रहने दें कि कंपैरेटिवली वो कम पैसे आपकी पॉकेट में ऐड करेगा। ये ठीक है प्लीज। तो किसके किस पे दो एडवांटेजेस हैं? नंबर 1 और नंबर 2 अपने अपने वर्ड्स में बोलना था। नंबर 1 क्या था? वो बताता है कितनी अमाउंट ऐड होनी है, कितनी कम होनी है। और नंबर 2 NPV क्या बताता है? अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हो तो फिर NPV ये भी बताता है कि किसको सिलेक्ट करना ज्यादा बेनिफिशियल। तो समझ आ गई बात। एक थर्ड पढ़ लें जरा। वो कहता है IRR मेथड का भी एक एडवांटेज है NPV पे कि वो नॉन अकाउंटेंट्स को आसानी से समझाया जा सकता है। IRR ज्यादा सही समझाया जा सकता है आसानी से या NPV समझाया जा सकता है? वो कैसे? परसेंटेज जरा समझाना आसान है, अमाउंट्स को एक्सप्लेन करना जरा मुश्किल होता है। तो IRR का एक ही एडवांटेज किस पे है? नहीं किस पे है यार, कंपैरेटिवली बात हो रही है। कंपैरेटिवली क्या समझाना आसान है, लेकिन NPV के क्या क्या फवायद हैं और IRR अपने लफ्जों में प्लीज पॉइंट 1 में दो। अब आप इससे करें पेज नंबर 13, 18 और 19 पे जितना जितना पढ़ा गया है इतना इतना टिक लगा के जो पढ़ा गया है कम से कम एक नजर मेरे सामने जरूर रिवाइज करें। मैं आपके लिए सवाल ढूंढता हूँ। ये अलाइंसमेंट क्लियर है प्लीज? डेफिनेटली बेटा इन्वेस्टमेंट में तो फर्क है, लेकिन अगर बात प्लीज ये हो रही है कि अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, अरुण साहब अगर एक्सेप्ट कर सकते हैं तो फिर बेहतर ये है कि आप प्रोजेक्ट 2 एक्सेप्ट करें, क्योंकि उसको एक्सेप्ट करने से आप ज्यादा अमाउंट कमा सकते हैं इवन दो कि उसका रेट कम है। ऑब्वियसली वो तो बात ही नहीं ना हो रही, पर फिर आपके पास पैसे ही नहीं है। अगर पैसे ही नहीं है तो फिर तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ही नहीं। फिर तो हम वही कर सकते हैं जो हमारी हमारी जेब इजाजत देगी। लेकिन अगर दोनों की तरफ जा सकते हैं लेकिन जाना एक तरफ जाता है तो फिर किस तरफ जाएं, ये शायद बात हो। सर वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये दोनों फिगर्स आज की हैं। ये 43 भी आज की है, 503 भी आज का है। तो आज की टर्म्स में आप 503 कमा रहे हैं एज कम्पेयर टू 43। तो अगर कुछ ज्यादा अरसा लग भी रहा है तो आज की फिगर है, फिगर ही आज की है। दोनों फिगर्स कंपेरेबल है, ये दोनों की प्रेजेंट वैल्यू आ गई है। तो फ्यूचर वैल्यू की वजह से जो इसमें इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स है वो तो हमने सारे निकाल दिए। पेज 13, 19, 18, 19 पढ़े पढ़े, ये मेरे सामने पढ़ना है, दोबारा मुश्किल ही पढ़े आप। यार साहब आप क्लियर हो गए? ये सर इससे करें, फिर नेक्स्ट है मेरा ख्याल अब टेस्ट के हवाले से अपने आप को प्रिपेयर करें। कल से फिर इंशाल्लाह कोई नई बहस शुरू करते हैं। तो बजटिंग और टाइम वैल्यू मनी मेरा ख्याल इकट्ठा रखें, मंडे को चाहे दे दें। नहीं सैटरडे नहीं, आप सैटरडे को दे दें, जो सैटरडे को देना चाहे सैटरडे को दे दें, लेकिन अगर कोई मंडे तक देना चाहे। लेकिन अब अगर टेस्ट दे रहे हैं तो कुछ सही तरह जरा प्रिपेयर करके दे दें तो थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। तो 2-3 सवाल बता देता हूँ दोनों पे जी, बजटिंग और दोनों दोनों पे करना।
जी पेज नंबर 172 मिक्स बता रहा हूँ बजटिंग और टाइम वैल्यू मनी। पेज नंबर 177 एंड 178, दो ये हो गए, तीन हो गए। पेज 168 तीन हो गए टाइम वैल्यू मनी के। जी पेज नंबर जरा लिख लीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा। 168, 177, 178, 172, 185, सॉरी 185, 184, 185 अभी रहने दें, 185 किस दिन फिर आपको बाद में बताऊंगा। 184 ये दो बजटिंग के हैं, एक बजटिंग और कर लेंगे। बजटिंग और कौन सा बजटिंग सबसे कोई खतरनाक सवाल कौन सा था? हाँ एक दो सवाल तो भी रहते हैं जो खतरनाक है। नहीं एंड वाले तो मैंने बता दिए। चलो एक डबल ग्राउंड ढूंढे जी, सही नंबर ढूंढना है। पेज 91 क्वेश्चन नंबर 3। पेज नंबर बता दो मुझे सारे, सिर्फ 91, 168, 172, 177, 178, 178, 184, 91, 168 सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 ये मेरा 3 है दोनों के। बजटिंग और टाइम वैल्यू मनी दोनों के 3 क्वेश्चन है। अब जिनका बजटिंग कंप्लीट नहीं है मेरे ख्याल है जिनों में शायद आपको 2-4 दिन और टाइम मिल जाए, कुछ ना कुछ स्पेशल लेक्चर्स भी फाइनल करें, ज्यादा पेंडिंग ना करें। आपका वो दूसरा हिस्सा भी है, वो तो रटा ही है सर। नहीं जो भी है एट द एंड ऑफ द डे तो फाइल है, ये भी वही ना, रट्टा लगा के खुद लिखना पड़ता है। पहले कुछ ना कुछ तो उसने थ्योरी बना दी नहीं किसी ने, किसी उसने आपको उसको पढ़ के फिर वो। लेकिन बहरहाल ये अनफॉर्चुनेटली दोनों चीजें साथ साथ रखें, इतना भी इशू इंशाल्लाह नहीं। जी ठीक है बेटा, प्लीज ये पता चल गया सबको। जी मंडे को रख लेना, मंडे की सैटरडे को इसलिए है क्योंकि एक बच्चा इंटरेस्टेड है, वो रिलैक्स होकर जरा असल में संडे को कुछ करना चाहता है। नहीं मैं उसकी फर्दर बात नहीं कर रहा। और अगर डेफिनेटली बाकी मंडे को दें, आ गए सर ट्यूसडे, साल बता दें ट्यूसडे सैटरडे रख लें, लेकिन फाइनली अगर कोई मंडे को देना चाहे तो मंडे को दे दें। तो इंशाल्लाह कल से नई डिस्कशन स्टार्ट करें। अल्लाह हाफिज़।